तन्मय अपनी आंखों को धीरे से खोला। पुरानी यादों को याद करके तन्मय के आंखों में रुका आंसू उसके गालों पर जा गिरा। अपने भाई का लास्ट चेहरा उसने उसी दिन देखा था और आज के बाद उसने अपने भाई के बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं किया। पूर्वी जो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, जब वो देखी तन्मय किस तरह से रो रहा है तो ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। वह पहली बार तन्मय को रोते हुए देख रही थी, ऊपर से अपने भाई के बारे में सोचते हुए वह रो रहा था। ये बात पूर्वी के लिए हैरान करने वाली बात है। उसे जहां तक पता था घर में सभी लोग काजल आहूजा के छोटे बेटे से नफरत करते हैं, लेकिन वही सब अब उसको याद भी करते हैं। पर दिखाना कोई भी नहीं चाहते, वह आज भी उनको याद करते हैं। तन्मय सारे सामान को एक नजर देखा, फिर उन सारे सामान को गड्ढे में फेंका। एक नजर वापस से उन सभी सामान को देखते हुए खुद से कहा, आज यह आखिरी बार है मेरा तुम्हारे सामान को छूकर देखना, तुम्हारी यादों को याद करना। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी यादों को मिटा दूंगा, तुम्हारी एक भी निशानी मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। जब तक तुम्हारी निशानी मेरे घर में रहेगी तब तक तुम सबको याद आओगे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ तुम्हें याद करके मेरा परिवार फिर से टूटे। सालों पहले तुम्हारी गलती की वजह से मेरी माँ की जो हालत हुई थी उसको मैं भूल नहीं पाया हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ सदमे से बाहर निकली थी, मैं नहीं चाहता हूँ वापस से मेरी माँ की हालत वैसे ही हो। ये कहकर तन्मय ने अपने बगल में रखे एक सफेद डब्बे को लिया, फिर उसके ढक्कन को खोलकर उस सफेद डब्बे के अंदर रखा केरोसिन तेल को उस गड्ढे के सारे सामान के ऊपर से फेंकने लगा। तन्मय की ऐसी हरकत को देखकर पूर्वी हैरान रह चुकी थी। इतना तो समझ गई तन्मय इन सभी को खत्म करना चाहता है, लेकिन क्यों ये बात उसे समझ नहीं आई। तन्मय ने सफेद डब्बे के अंदर रखे सारे केरोसिन तेल को उस गड्ढे में फेंककर उस डब्बे को भी उस गड्ढे में फेंका, फिर माचिस निकालकर तुरंत उसमें आग लगा दिया। जब पूर्वी यह सब होते हुए देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह करे तो करे क्या। एक पल तो उसे लगा वह जाकर तन्मय को ऐसा करने से रोके, पर तन्मय के डर की वजह से वह उसके पास जा नहीं पाई। आग जलती रही। तन्मय अपनी शैतान भरी नजरों से उस आग को जलते हुए देख रहा था। उस आग से भी ज्यादा आंखें लाल थी तन्मय की। पूर्वी अब वहां और ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहती थी। वह जानती थी अगर वह जरा भी देरी की यहाँ पर तो वह पकड़ी जा सकती है। इससे अच्छा यही होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाए। ये सोचकर वह एक नजर तन्मय के चेहरे को देखी, फिर धीरे कदम से चल के वहां से बाहर निकल गई। पूर्वी उस जंगल से बाहर निकलकर घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। पहले तो वह खुद को नॉर्मल की, क्योंकि वहां का नजारा देखकर वह अभी भी घबराई हुई थी। तन्मय के डरावने चेहरे को देखकर उसे अभी भी डर लग रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वह कितना घबराई हुई है। वह जल्दी से खुद को नॉर्मल की, फिर शांत मन बनाकर चुपके से घर के अंदर गई। जैसे ही पूर्वी घर के अंदर आए, अचानक से उसकी नजर तुलसी आहूजा और देव आहूजा पड़ गई। इस समय वह दोनों ही गुस्से में पूर्वी को देख रहे थे। जब देव आहूजा ने पूर्वी के हाथों में पूजा की थाल को देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उन्होंने गुस्से में पूर्वी को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के श्राद्ध किए हुए बेटे का जन्मदिन की पूजा करवाने की? और तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी बातें किसने बता दिया? मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ, मेरे बोलने पर ही लोग वो करते हैं जो मैं कहता हूँ। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आज ही तुम हॉस्पिटल से आई हो और आज ही तुम बाहर यह करने गई थी। तुम्हें पता भी है अगर तुम्हारे पति को ये बात पता चलेगा तो वह तुम्हारा क्या हाल करेगा? मैं तुम्हारे परिवार के धोखे देने के बावजूद भी तुम्हें अपना या बहू के रूप में, लेकिन आज की हरकत को देखकर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है पूर्वी। तुमने ये करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? काजल ने तुमसे ये कहा और तुम करने चली गई।
काजल एक माँ है और माँ को अपने बेटे की फिक्र रहती है। वो आज रोएगी फिर कल चुप हो जाएगी, इसका मतलब यह नहीं तुम उसकी हर बात को मानोगी। तुमने जो हरकत की है उससे मैं बहुत नाराज हूँ। देव आहूजा के गुस्से भरी बातों को सुनकर पूर्वी पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसे लगा था काजल आहूजा सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन काजल आहूजा तो बेबस होकर सोफे पर बैठी हुई थी। काजल आहूजा को इस तरह से रोते हुए देखकर पूर्वी समझ चुकी थी उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने कोशिश की होगी पर अपनी कोशिश में नाकामयाब रही। ये सोचकर पूर्वी पूजा की थाल को टेबल पर रखी, फिर देव आहूजा के पास आकर उनसे नजरें मिलाते हुए कहने लगी, दादाजी मैं जानती हूँ मैं जो करके आई हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था काजल माँ एक माँ है और हर माँ को अपने बेटे की फिक्र रहती है। शायद आप भूल रहे हैं अब मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। आप एक पिता है इसलिए आप इतने कठोर से ये सब कहे जा रहे हैं, लेकिन एक बार आप अपनी पत्नी से पूछकर देखिए क्या वह अपने बेटे को दर्द में कभी देख सकेगी। ये कहकर पूर्वी तुलसी आहूजा को देखने लगी। पूर्वी की बातों को सुनकर देव आहूजा की नजर तुलसी आहूजा पर चली गई। जब तुलसी आहूजा ने देखा उन दोनों उसे ही देख रहे तो गुस्से में पूर्वी से कहने लगी, ये लड़की तू खुद को बचाने के लिए मेरे ऊपर कोई भी एक्सप्लेन मत कर। मैं भी एक माँ अपने बेटे को दर्द में देखकर मैं दुखी होंगी, लेकिन उस बेटे के लिए जो बेटा मेरे पास होगा मैं उस बेटे के लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं रहूंगी जो बेटा एक कातिल हो। मैं अपने एक कातिल बेटे के लिए अपने पास रहने वाले दूसरे बेटे को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। काजल के पास तन्मय और आर्यन है, उसकी भलाई इसी में है। अगर वह चाहती है वो दोनों बेटा भी उससे दूर ना जाए तो चुपचाप अपने उस कातिल बेटे को भूल जाए, वरना अपनी इस गलती की वजह से कहीं वह अपने पास रहने वाले बेटे को भी खो ना दें। ये कहकर तुलसी आहूजा गुस्से में काजल आहूजा को देखने लगी। काजल आहूजा इस समय बेबस में बैठी हुई थी। जब उन्होंने तुलसी आहूजा की बातों को सुनी तो उनकी नज़र भी तुलसी आहूजा की नज़रों से जा मिली। पूर्वी एक नज़र काजल आहूजा को देखी, फिर तुलसी आहूजा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहने लगी, दादी आप ये कह तो रहे हैं बहुत आराम से, क्योंकि आपके ऊपर यह बीती नहीं है। जिसके साथ हुआ होता है ना उसी को एहसास होता है बेटे के अपने पास होने या ना होने का। मैं जानती हूँ मैं रेहान को अपनी कोख से जन्म नहीं दी हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं मैं आगे चलकर उसको ऐसे ही इग्नोर कर दूंगी। मेरा बेटा अगर गलत काम किया तो उसको सजा भी जरूर मिलेगी, लेकिन मेरी ममता कभी खत्म नहीं होगी। आप एक औरत है और एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। मैं आपसे एक ही विनती करूंगी, एक बार आप काजल माँ से अकेले में बैठकर बातें कर ले, फिर आपको एहसास होगा काजल माँ कितने दर्द में है। मैं तो यहाँ नई नई आई हुई हूँ तो शायद काजल माँ मुझसे इतनी बातें शेयर नहीं करेगी, लेकिन आप तो काजल माँ को शुरू से जानते हो। ऐसे में अगर आप उनके साथ रहोगे तो वह जरूर आपको अपने दिल की बातें शेयर करेगी और फिर आप उन्हें अच्छे से समझा भी सकते हैं। इस तरह गुस्सा दिखाकर समझाना कोई अच्छी बात नहीं होती। पूर्वी की बातों को सुनकर देव आहूजा और तुलसी आहूजा को काफी गुस्सा आ रहा था। देव आहूजा ने देखा पूर्वी बहुत ज्यादा ही जुबान चलाने लगी है तो उन्होंने गुस्से में पूर्वी से कहा, तुम भूल रही हो इस घर में तुम्हें क्यों लाया गया। रेहान की माँ हो तो उसकी माँ बनकर ही रहो, इस घर की महारानी बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा उस कातिल के बारे में कोई भी काम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैंने देख लिया तुम वापस से वह सब काम में लगी हो तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। कुछ दिन तक तुम मेरी नज़र में बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन आज की हरकत को देखने के बाद मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बेमतलब का अपनी पत्नी पर चिल्लाता रहता था, वह क्यों तुम पर गुस्सा करती है। लेकिन अब मैं उसके साथ हूँ क्योंकि तुम हरकत ही ऐसा करके आई हो।
आने दो तन्मय को, उसको तुम्हारी बातें बताऊंगा, फिर वह जो करेगा तुम्हारा हाल वह तुम जिंदगी में भी सोची नहीं होगी। तुम तन्मय का रूप नहीं देखी हो, जिस दिन तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल जाएगी वह कौन है तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी बिना परमिशन के कोई काम करने के लिए। ये कहकर देव आहूजा गुस्से में वहां से चले गए। देव आहूजा जा चुके थे जब तुलसी आहूजा ये देखी तो वो गुस्से में एक नजर पूर्वी को देखी, फिर वह भी वहां से चली गई। वो दोनों को जाते हुए देखकर पूर्वी की नजर काजल आहूजा पर चली गई जो सोफे पर बैठी हुई थी। उनको इस तरह से देखकर पूर्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उनके पास आई, फिर उनके बगल में बैठकर उनके हाथों को पकड़कर कहने लगी, माँ आप इन लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा एक नजरों उसे देखी, फिर अपनी जगह से उठकर गुस्से में कहने लगी, मैं तुमसे बोली थी ना ये काम तो मत करो वरना तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। अब देख लिया ना, ये लोग तुमसे भी नफरत करने लगे हैं। मैं तो सालों तक इनकी यह हरकत झेलती आई हूँ। जब जब मेरे बेटे का जन्मदिन आता है तब तब उस दिन ये लोग मुझ पर इसी तरह गुस्सा करते हैं, इसी तरह मुझे रोक टोक करते हैं और यही वजह से मैं खुद को कमरे में अकेली रखती हूँ। देखो पूर्वी, पापा ने कहा है तो तुम अब से मेरे बेटे के बारे में कोई भी बातें यहाँ नहीं करोगी। मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मेरी मदद करने के चक्कर में तुम इस घर से चली जाओ। तुम्हारे लिए भलाई यही होगा, तुम इस सब चीजों से दूर रहो। अगर तन्मय को जरा भी पता चल गया तुम्हारे बारे में तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम उसके गुस्से को नहीं जानती हो। मुझे पता है तुम्हारे सर पर जो चोट लगी है वह तन्मय की वजह से ही लगी है। तुम शुक्र मनाओ इस चोट से तुम्हारी जान बच गई, वरना तन्मय तुम्हारी जान लेकर ही मानता। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अब से तुम मेरे बेटे के बारे में कोई भी बात जानने की कोशिश नहीं करोगी और ना पता करने की कोशिश करोगी वह कहाँ है। मैं ही पागल थी जो अपने बेटे को याद करके तुम्हें अपने जाल में फंसा ली और अपने साथ साथ तुम्हें भी अपने परिवार का डांट सुनवा दी। देव आहूजा इस घर के सबसे बड़े हैं। अगर पापा ने तुम्हें वार्निंग दिए है तो उन वार्निंग को तुम अच्छे से समझकर पूरा करना, वरना तुम बहुत पछताओगी। क्योंकि पापा की बातें पत्थरों पर लकीरों की तरह है, उनकी नज़र में कोशिश करना तुम अच्छी बनकर ही रहो वरना तुम्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। ये कहकर काजल आहूजा एक नज़र पूर्वी के चेहरे को देखी, फिर वहां से चली गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। पूर्वी कहा है, क्या तेरे फैमिली को पता चल गया तू जिंदा हो? पूर्वी अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अब तक तो वहां से सभी लोग जा चुके थे। ये देखकर पूर्वी चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। पूर्वी जैसे ही कमरे में आई उसकी नजर अपने बेटे पर गई जो सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। रेहान को देखकर पूर्वी उसके पास आई, फिर से अपनी गोद में बिठा ली। रेहान की नज़र इस समय अपने किताबों पर थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मम्मा को देखा उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो मुस्कुराते हुए पूर्वी से कहा, मम्मा अब आप कैसी हो? आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। आप ऐसे ही मुझे बिना बताए कहीं भी मत जाया करो। आपको पता है ना, जब मैं आपको नहीं देखता हूँ तो कितना परेशान होता हूँ। रेहान की मीठी मीठी बातें सुनकर पूर्वी की घबराहट और थकान दोनों ही गायब हो चुकी थी। जब भी वह रेहान से बातें करती तो यूं ही उसके थकावट दूर हो जाती थी और आज भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये सोचकर पूर्वी मुस्कुराकर रेहान से कहती, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है ना आपकी मम्मा को कितना सारा काम होता है, इसीलिए आपकी मम्मा काम के वजह से बाहर थी। लेकिन आप फिक्र मत करो, अब जब भी आपकी मम्मा बाहर जाएगी तो वह आपको बता कर जाएगी। पूर्वी की बातों को सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, अच्छा मम्मा आप एक बात बताओ, आपको कल चोट कैसे लगी? क्या आपको चोट डैडी की वजह से लगी? क्या डैडी ने आपको हर्ट किया?
रेहान की बात सुनकर पूर्वी की नज़र उसके मासूमियत भरे चेहरे पर चली गई। ये तो सच था, कल उसको चोट तन्मय की वजह से ही लगी थी, लेकिन वह अपने बेटे को ये बात नहीं बता सकती। अगर उसने यह बात रेहान को बता दी तो शायद रेहान अपने डैडी से नफरत करेगा, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये सोचकर पूर्वी मुस्कुराते हुए उसे कहती, नहीं बेटा, आपके डैडी की वजह से मुझे चोट नहीं लगी है। आपके डैडी तो बहुत अच्छे हैं। आपने देखा नहीं कैसे आपके डैडी ने मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अगर वह मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते तो शायद मैं अभी आपके पास नहीं होती। मुझे चोट मेरे ही गलती की वजह से लगी। मैंने गलती की तो उसकी सजा भी मुझे मिलेगी ना। बस आप यही समझ लीजिए, मेरी गलती की वजह से मुझे चोट लगी। ये कहकर पूर्वी रेहान के एक गाल पर बड़े प्यार से किस करती। पूर्वी की बातों को सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराकर अपने जगह से खड़े हुआ। खड़े होते ही उसने पूर्वी के दोनों गालों पर किस किया। किस करने के बाद वह मुस्कुराकर पूर्वी से कहा, मम्मा, आपको पता है कल डैडी मुझसे पूछ रहे थे वह तस्वीर हमने कब खिंचवाई थी। ये कहकर वह टेबल पर रखे फोटो फ्रेम की तरफ इशारा किया। रेहान की बात सुनकर पूर्वी की नज़र टेबल पर रखे हुए फोटो फ्रेम पर गई। फोटो फ्रेम को देखते ही पूर्वी हैरान भरी नज़रों से रेहान को देखकर कहती, आपके डैडी ने जब आपसे जो सवाल किया तो आपने अपनी डैडी से क्या कहा? पूर्वी की बातों को सुनकर रेहान मुस्कुराकर कहा, जब डैडी ने मुझसे ये पूछा तो मैंने उनसे कहा ये तब की तस्वीरें हैं जब मैं अपनी मम्मा से पहली बार मिला था, यानी कि स्कूल में मेरी मम्मा और मैं इस फोटो को खिंचवाया था और मेरी मम्मा मुझे ये तोहफे में दी थी। रेहान की बात सुनकर पूर्वी उसे देखते हुए कहती, जब आपने अपने डैडी से यह कहा तो तब उन्होंने क्या कहा? क्या वह गुस्सा हुए थे आप पर या फिर कोई बुरी बात बोले थे? पूर्वी की बात सुनकर रेहाना में ना सर हिलाया, जिसे देखकर पूर्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इससे पहले कि वह रेहान से और भी कोई सवाल करती तभी कमरे के अंदर तन्मय आया। तन्मय की आंखें इस समय पूरी तरह से लाल दिख रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं सुबह की बूंदे के दाग बने हुए थे। इस बात से अनजान तन्मय चुपचाप वॉशरूम चले गया। पूर्वी तन्मय के चेहरे को देख चुकी थी और वह भी बहुत अच्छे से जानती थी तन्मय इस समय कैसा फील कर रहा है। ये सोचकर वह रेहान को वहीं बिठाई, फिर उसे देखकर कहने लगी, आप यहीं बैठे रहो, मैं आती हूँ आपके डैडी के लिए कॉफी लेकर। यह कहकर पूर्वी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में तन्मय कमरे से बाहर आया। जब वो कमरे से बाहर आया तो उसने देखा उसका बेटा अकेले ही वहां पर बैठा हुआ है। उसे याद था जब वह कमरे में आया था तब पूर्वी भी वहीं पर थी, लेकिन अब पूर्वी वहां पर नहीं है। ये देखकर उसने रेहान से कहा, आपकी मम्मा कहाँ है? तन्मय की बातों को सुनकर रेहान उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मम्मा आपके लिए कॉफी बनाने गई है। उन्होंने मुझे कहा जब आप आओ तो मैं आपको बता दूं। रेहान की बात सुनकर तन्मय उसे कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप बेड पर जाकर बैठ गया। इधर दूसरी तरफ भूमि जो गुस्से में कुर्सी पर बैठे हुई थी, जब उसने देखा घर के अंदर समीर आ रहा है तो वह गुस्से में उसे देखकर कहने लगी, समीर, तुमने मुझसे कहा था शादी हो जाने के बाद तुम मुझे बाहर जाने की परमिशन दोगे, लेकिन हमारी शादी के हुए 3 दिन हो चुके हैं, तुमने मुझे बाहर अभी तक जाने नहीं दिया। मैं तुमसे बोली हूँ बाहर निकलने के बाद मुझे थोड़ा समय चाहिए अपनी फैमिली को ये बताने के लिए, लेकिन तुमने मुझे अभी तक बाहर जाने नहीं दिया। मेरी फैमिली यही सोचती होगी मैं घर छोड़कर भाग चुकी हूँ। समीर इस समय गुस्से में था। जब उसने भूमि की बातों को सुना तो वह गुस्से में उसके पास आया, फिर उसके गले को पकड़कर दांत पीसकर कहा, जब मैंने तुमसे कहा है तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो तो नहीं जा सकती हो। भूमि, अब मैं तुम्हारा पति हूँ और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा जो तुम सोची भी नहीं होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें खोने से डरता हूँ, लेकिन तुम बेवकूफ़ लड़की यह समझना नहीं चाहती हो।
मैं इतना मेहनत करके तुम्हें मॉडल बनाया हूँ और तुम हो कि मेरे ही पीठ पर छुरा भोंकने का प्लान बना रही थी। समीर को गुस्से में देखकर उसके गुस्से भरी बातों को सुनकर भूमि को समझ नहीं आया आखिर समीर इतने गुस्से में क्यों है। अभी थोड़ी देर पहले समीर मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकला था लेकिन अब वह गुस्से में घर के अंदर आया है। ये सोचकर भूमि समीर से कहती, तुम्हें क्या हुआ है समीर, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम मुझे हट करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज मेरा गला छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम बाहर गए थे तो बहुत खुश नजर आए थे और जब अंदर आए हो तो तुम बहुत गुस्से में हो। भूमि की बात सुनकर समीर को रियलाइज हुआ, वो गुस्से में ना जाने क्या करने वाला था। वह जल्दी से अपने हाथों को भूमि के गले से दूर किया, फिर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। समीर के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वह अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाते हुए कुर्सी पर बैठा ही रहा। भूमि जो खुद भी गुस्से में थी लेकिन समीर की ऐसी हालत को देखकर उसे अपना गुस्सा शांत करना ही सही लगा। अपने गुस्से को नॉर्मल करने के बाद भूमि समीर के पास आई। समीर के पास आते ही भूमि उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या हुआ है समीर? अपने कंधे पर भूमि के हाथों को महसूस करके समीर जो अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाया हुआ था वह जल्दी से उसके गले लग गया। समीर रो रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज पहली बार भूमि समीर को रोते हुए देख रही थी। भूमि समीर को इस तरह से रोते हुए देखकर हैरान थी। समीर उसके गले लगे हुए था, ये सोचकर उसे अच्छा नहीं लगा। वह समीर को खुद से दूर की, फिर थोड़ा कड़क आवाज में कहने लगी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ आखिर तुम्हें हुआ क्या है? भूमि की बात सुनते ही समय अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसने एक नज़र भूमि के चेहरे को देखा, फिर जैसे ही उसने उसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। डोरबेल बजने की आवाज सुनते ही समीर भूमि से दूर हुआ, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर उसको देखकर कहा, तुम कमरे में जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तभी यहाँ आना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ दिखना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर की बात सुनकर भूमि हैरान थी। थोड़ी देर पहले समय गुस्से में उसे देख रहा था, फिर रोना शुरू कर दिया और वापस से वो गुस्सा करने लगा। समीर की हरकतें भूमि को पागल कर रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए उसका कमरे में जाना ही सही था। ये सोचकर वो बिना समीर से कुछ कहे चुपचाप कमरे में चली गई। समीर ने देखा भूमि वहां से जा चुकी है, तब वो खुद को नॉर्मल किया। खुद को नॉर्मल करने के बाद समीर दरवाजा खोलने के लिए चले गया। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला उसकी नज़र अपने सामने खड़ा एक लड़का पर गया। उस लड़के को देखते ही समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया। वो मुस्कुराकर जल्दी उस लड़के के गले लग गया। जिस लड़के को समीर ने गले लगाया था वह लड़का मुस्कुराते हुए समीर को गले लगा कर कहा, क्या बात है, मेरा भाई मुझे देखकर बड़ा खुश हो रहा है, लगता है मेरा भाई मुझे भूला नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर समीर उससे दूर हुआ, फिर उसके कंधे पर मारते हुए कहा, कैसे बात कर रहा है? भला मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ तरुण? यह कोई और नहीं समीर का दोस्त तरुण था। यह वही तरुण है जो समीर के बिगड़ते हालातों में मदद किया था। जिस समय समीर के पास कुछ भी नहीं था तब तरुण ही वह लड़का था जो समीर का मदद किया था। समीर की बात सुनकर तरुण मुस्कुराकर उसे कहा, मैं जानता हूँ तू मुझे नहीं भूल सकता है और यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, पर तुम मुझे ये बता, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं यार, कम से कम पहले बताते तो मैं तेरी शादी में आता भी। तूने शादी करने के बाद मुझे इनवाइट किया, ये कैसी बात हुई? तरुण की बात सुनकर समीर ने उसको घर के अंदर लेकर आते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया हूँ। हाँ ये सच है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी भी अभी घर के अंदर ही है, पर हमारी शादी जिस सिचुएशन में हुई है वह बहुत अलग है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। लेकिन मुझे लगा नहीं था मेरे कॉल करने के बाद तुम तुरंत यहाँ आ जाओगे।
समीर की बात सुनकर और उसके चेहरे पर परेशानी देखकर तरुण समझ चुका था इस समय समीर काफी परेशान है। वह मुस्कुराकर समीर के कंधों पर हाथ रखकर कहा, अब मेरा भाई मुझे बुलाएगा तो मैं भरा लेट कैसे आ सकता हूँ। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कब जाकर तुझसे मिलूं। लेकिन तेरा कोई अता पता ही नहीं था। वह तो शुक्र है तूने मुझे खुद कॉल करके बुलाया, वरना मेरे पास तो तेरा नंबर तक नहीं। खैर यह सब छोड़, ये बता, तूने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है तू बहुत परेशान है। क्या तेरी वह फैमिली तुझे ढूंढ ली है? क्या तेरी फैमिली को पता चल चुका है तू जिंदा है? तरुण की बात सुनकर समीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस समय समीर के चेहरे पर परेशान है घबराहट साफ नजर आ रहा था। ऑडियो बाय साकिल JX07। पूर्वी कॉफी बनाकर कमरे में आई तो उसकी नज़र तन्मय के परेशान चेहरे पर गई। तन्मय को परेशान देखकर पूर्वी कॉफी का मग उसके टेबल पर रखी, फिर उसे देखकर कहने लगे, आप इतने परेशान क्यों हैं? तन्मय का चेहरा इस समय हाथों में छुपा हुआ था। जैसे उसने पूर्वी के आवाज को सुना तो उसने अपना चेहरा उठाकर उसको देखने लगा। उसने एक नज़र पूर्वी को देखा, फिर अपनी जगह से उठकर गुस्से में उसे कहा, एक बात सच सच बताओ, आगे चलकर कभी भी क्या तुम मेरे बेटे को छीनने की कोशिश करोगी? अगर तुमने कभी भी मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही कृतिका अग्रवाल मेरे बेटे को छीनने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बेटा मुझसे दूर जाए, और यही रीजन की वजह से मैं तुम्हें घर में रहने की परमिशन दे रहा हूँ। अगर मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता तो शायद अब तक तुम मेरे घर में नहीं होती। कल कोर्ट में हेडिंग है, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कल कोर्ट में कृतिका अग्रवाल अपने बेटे की कस्टडी लड़ने के लिए आएगी और वहाँ पर हम दोनों को भी रहना होगा। मैं बस चाहता हूँ मेरा बेटा उस कृतिका अग्रवाल के पास नहीं जाना चाहिए। उसके लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वह करूँगा, लेकिन याद रहे तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी एक नज़र उसे देखी। आजकल तन्मय के बिहेवियर से पूर्वी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वह ये बात बहुत अच्छे से जानती थी तन्मय अपने बेटे के लिए बहुत पॉजिटिव है, वह अपने बेटे को खोने से डरता है। यही सोचकर पूर्वी हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसे देखकर कहने लगी, आप हिम्मत रखिए, आपका बेटा आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। हम दोनों मिलकर यह केस लड़ेंगे और हमारे बेटे को कहीं भी जाने नहीं देंगे। वह कृतिका अग्रवाल कुछ भी कर ले, हमारा बेटा उसके पास नहीं जाएगा। आपने कहा है कल कोर्ट में हेयरिंग है तो हम जाएंगे और अपना केस जीत कर आएंगे। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय की नज़र उसके चेहरे पर चले गया। उसे पूर्वी के चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। वो ये बात तो जानता था पूर्वी कभी भी रेहान को कृतिका के हवाले नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह डर लगा रहता था पूर्वी कहीं रेहान को लेकर अपने साथ ना चली जाए। वह ये भी जानता था पूर्वी बहुत अच्छी माँ का फर्ज निभाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पूर्वी के बारे में कोई भी डिटेल उतना पता नहीं है। यही सब सोचकर कभी कभी उसके मन में पूर्वी के प्रति बुराई जाग जाती। पूर्वी जब देखी तन्मय काफी समय से उसे देख रहा है तो वो मुस्कुराकर टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब आप आराम से कॉफी पीकर अपने माइंड को फ्रेश कीजिए। कॉफी पीने के बाद शायद आपको अच्छे अच्छे ख्याल आए, क्या पता कल केस में जीतने के लिए कुछ नए आइडियाज आ जाएं। तब तक आप सोचिए, मैं तब तक के लिए रेहान का होमवर्क करवा देती हूँ। ये कहकर पूर्वी रेहान के पास सोफे के पास चली आई। तन्मय ने पूर्वी की बातों को सुना तो उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए कॉफी पर गया। कॉफी को देखते ही उसने तुरंत उस कॉफी के मग को उठाया और फिर धीरे धीरे करके पीने लगा। पूर्वी इस समय रेहान को होमवर्क करवा रही थी। थोड़ी देर बाद ही आर्यन कमरे के दरवाजे के पास आया। तन्मय ने जब आर्यन को देखा तो वह कॉफी का मग टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आते ही तन्मय ने आर्यन को देखा तो आर्यन तन्मय से कहा,
कल कोर्ट में जो हेयरिंग है वो सुबह 11 बजे हैं और हमें वहां पर सवेरे ही जाना होगा। कृतिका तुम्हारे लिए मैसेज भेजी है, उसने मैसेज में कहा है कल उसका बेटा उसके पास होगा। आज जितना जी करें अपने बेटे के साथ बातें कर लो, उसके साथ टाइम बिता लो, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा। ये कहकर आर्यन तन्मय के चेहरे को देखने लगा। तन्मय ने जैसे ही आर्यन की बातों को सुना तो गुस्से में मुट्ठी कस के दांत पिस कर कहा, कृतिका अग्रवाल को कुछ ज्यादा ही घमंड है, लगता है उसका घमंड मुझे फिर से तोड़ना पड़ेगा। तन्मय की बात सुनकर आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, यार देखो मैं जानता हूँ कृतिका बहुत कोशिश करेगी यह केस जीतने की, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो पूर्वी भाभी को अभी कुछ दिन की बातें याद नहीं है, ऐसे में कहीं पासा पलट ना जाए। तुम तो जानते ही हो कोर्ट में कितने सारे सवाल किए जाते हैं, और जब पूर्वी भाभी से कुछ सवाल किए जाएंगे और वह जवाब नहीं दे सकी तो। आर्यन की बात सुनते ही तन्मय की नजर उसके चेहरे पर चले गया। उसने एक गहरी सांस लेकर उससे कहा, वो तो मैं वहां संभाल लूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कृतिका कोई भी अगला कदम उठाएगी तो उसका हर खबर मेरे पास होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी खबर मेरे हाथों से निकले। वैसे भी कृतिका का पहला प्लान था पूर्वी को अपनी तरफ करने का, लेकिन पूर्वी उसकी तरफ नहीं हुई। उसके बाद उसका दूसरा प्लान था रेहान से मिलकर उसके कानों में बुराई भरने का, लेकिन उसका वह प्लान भी फ्लॉप हो गया है। अब तीसरा प्लान उसका क्या होगा, इस बारे में मुझे जल्द से जल्द खबर चाहिए। तन्मय की बात सुनकर आर्यन ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है। जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, चलो स्टडी रूम में ही तुमसे बात करूंगा। ये कहकर आर्यन तन्मय के साथ स्टडी रूम की तरफ से ले गया। इधर पूर्वी जो कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, जब उसने उन दोनों को जाते हुए देखी तो वह दरवाजे के सहारे ही खड़े होकर खुद से ही कहने लगी, मैं जानती हूँ अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, अभी आपको अपने बेटे को खोने का डर होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कल मैं आपके बेटे को आपसे दूर जाने नहीं दूंगी। यह केस हम जीतेंगे और वह भी पूरे हक के साथ। आपका बेटा आपसे दूर नहीं जाएगा, ये पूर्वी का वादा है। ये कहकर पूर्वी कमरे के अंदर आ गई, फिर एक नजर रेहान को देखी जो सोफे पर बैठकर पढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ अग्रवाल मेंशन में कृतिका गुस्से में आग बबूला होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने खड़ा उसका बॉडीगार्ड घबरा कर अपना सर नीचे करके खड़ा था। जब उसने देखा कृतिका की बातें खत्म हो गई तो वह घबराते हुए उसे कहा, मैडम मेरा यकीन कीजिए, मैं पूरी कोशिश किया था उस लड़की के हाथों से वह सबूत हटाने का, लेकिन वह लड़की बहुत चालाक निकली। मुझे नहीं पता था वह मुझे चकमा देकर वहां से चली जाएगी। अगर आप कहे तो क्या हम उस लड़कों को कल खत्म कर दें? अगर वह लड़की रास्ते से हट जाएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कृतिका गुस्से में उसे देखकर कहती, क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है? अगर उस लड़की को हम मारने की कोशिश करेंगे तो हम पर ही ब्लेम लगेगा, और ऐसे में कल मुझे कोर्ट भी पहुंचना है। उस लड़की के पास मेरे खिलाफ सबूत है, अगर उसने उस सबूत को कोर्ट में पेश कर दी तो मुझे मेरा बेटा कभी नहीं मिल पाएगा, और अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। कृतिका की बात सुनकर बॉडीगार्ड घबराते हुए कहा, मैडम हम उस लड़की की जान नहीं लेंगे, लेकिन हम उस लड़की को कोर्ट ही पहुंचने नहीं देंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से वह लड़की कोर्ट ना पहुंच पाए, और उसी बीच में हम उसके हाथों से वह सबूत ले लेंगे। वैसे भी उस लड़की के पास जो फोन है उसी में वह सबूत रखे हुए हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कृतिका उसे कुछ कहती, तभी पीयूष घर के अंदर आते हुए कृतिका को देखकर कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वह लड़की को हम कोर्ट में पहुंचने ही नहीं देंगे और वह लड़की तुम्हारा सबूत भी नहीं दिखा पाएगी। लेकिन कृतिका इसमें तुम्हारी गलती है।
तुम्हें बात करने समय ये ध्यान देना चाहिए था कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है, आजकल तो दीवार के भी कान होने लगे हैं। अगर तुम ये बात हर समय नहीं बोलती तो आज उस पूर्वी के पास तुम्हारी खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। तुम्हें क्या जरूरत थी उस पूर्वी के सामने इतना महान बनने की? अपने मुंह से तुम इतना कुछ कह गई, क्या तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं था पूर्वी तुमसे ये सब क्यों के कहलवा रही है? पीयूष की बात सुनकर कृतिका एक नजर उसे देखी, फिर गुस्से में सोफे से उठकर कहने लगी, मुझे क्या पता था वह लड़की इतनी बड़ी चालाक निकलेगी। पूर्वी खुद मेरे पास आई थी और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, उसी गुस्से में मैं बहुत कुछ बोल गई। मुझे नहीं पता था वह मेरी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही है। अगर मुझे पता चलता तो शायद मैं उसके फोन को लेकर वही तोड़ देती, लेकिन अफसोस हो लड़की बच गई। अगर मुझे उस ड्राइवर ने यह बात नहीं बताया होता तो शायद मुझे ये बात पता भी नहीं चलता। कृतिका के बात सुन के पीयूष उसके पास आया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेकार में इतना टेंशन ले रही हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। मैं उस पूर्वी को कोर्ट में पहुंचने नहीं दूंगा। जब वो कोर्ट ही नहीं पहुंचेगी तब वो कहां से सबूत दिखा पाएगी? उसने ये कहा तभी एक बॉडीगार्ड वहां पर आया। वह बॉडीगार्ड भागते हुए आया था, जिस वजह से उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने देखा वहां पर उसके सर और मैडम दोनों ही मौजूद हैं। उन दोनों को देखते ही वह बॉडीगार्ड एक लंबी सांस लिया, फिर उन दोनों को देखते हुए कहा, कृतिका मैडम, मुझे एक बात पता चली है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर कृतिका एक नजर उसे देखी, फिर चिढ़ते हुए कहने लगी, हाँ तो सीधे सीधे बताओ क्या बात है, ऐसे घुमा फिरा कर मेरे सामने बात करने की कोशिश मत करो। कृतिका के गुस्से भरी बातों को सुनकर वो बॉडीगार्ड ने एक नजर कृतिका को देखा, फिर उसे कहा, मैडम मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला तन्मय सर की पत्नी पूर्वी मैडम को हॉस्पिटल में कल एडमिट किया गया था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं हॉस्पिटल गया पता करने के लिए। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने एक नर्स से पूरी डिटेल्स निकलवाया। डिटेल्स निकलते ही मुझे पता चला पूर्वी मैडम की याददाश्त जा चुकी है, उन्हें 3-4 दिनों की बातें कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर ने ये भी कहा सर में गहरी चोट लगने की वजह से उनकी कुछ दिनों की यादें मिट चुकी है। दर ने ये भी कहा कोशिश रहेगा उन्हें कोई भी पुरानी बातों को याद ना दिलाए, ऐसे में उनके माइंड पर असर करेगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते हैं कृतिका, जो पहले से गुस्से में थी, अचानक से उसके होठों पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो मुस्कुराकर पीयूष के गले लग गई, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वो खुश होकर पीयूष से कहने लगी, इसका मतलब उस पूर्वी को ये भी याद नहीं होगा उसने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा की है। यानी कि पूर्वी कल कोर्ट आएगी लेकिन यादें मिटा के। पीयूष ने देखा कृतिका बहुत खुश है तो वो उसे खुद से करके कहा, कृतिका भले ही पूर्वी को कुछ याद नहीं लेकिन फिर भी उसे कोर्ट जाने से रोकना होगा। ऑडियो बाय साकिल JX07। सभी लोग को कोर्ट पहुंच चुके थे, बस इंतजार था पूर्वी का जो अब तक वहां नहीं पहुंची थी। तन्मय जो कोर्ट के सीढ़ियों के पास खड़ा था, जब उसने घड़ी में समय देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। तन्मय के बगल में खड़ा आर्यन जो उसे ही देख रहा था, जब उसने देखा तन्मय गुस्सा हो रहा है तब उसने तन्मय से कहा, पूर्वी भाभी आ जाएगी, तुम पहले खुद को शांत करो। तुम्हें पता है ना, यहाँ किसी को भी तुम्हारे गुस्से की भनक नहीं लगनी चाहिए वरना तुम पर ही नुकसान होगा। आर्यन की बात सुनकर तन्मय ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, गुस्सा कैसे ना करूं मैं, तुम देख रहे हो अभी कितना समय हो रहा है, 5 मिनट में जज आ जाएंगे और अगर पूर्वी सही समय पर नहीं आई तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर पूर्वी सही समय रहते नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस पूर्वी को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने उस लड़की से कहा,
था मेरे साथ चलो, लेकिन उस लड़की को बाद में ही आना था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस लड़की पर कि मेरा मन कर रहा है उसकी जान ले लूं अभी जाकर। तन्मय की गुस्से भरी बातों को सुनकर आर्यन उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं जानता हूँ तुम इस समय काफी गुस्से में हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा विश्वास है पूर्वी भाभी जरूर आएगी। भले ही उनको ये सब याद नहीं है, पर वह अपने बेटे को कभी भी किसी और के पास जाने नहीं देगी। जिस तरह रेहान के लिए तुम पॉजिटिव हो, उसी तरह पूर्वी भाभी भी उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आर्यन ने इतना ही कहा तभी वहां पर कृतिका, पीयूष और अपने वकील के साथ आई। कृतिका की नजर इस समय तन्मय के परेशान भरे चेहरे पर थी। जब उसने तन्मय को परेशान में देखी तो थी आंखें चमक उठी। वह मुस्कुराकर तन्मय को देखते हुए बोली, क्या बात है, तुम्हें डर तो नहीं लगने लगा? वैसे अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हारा ये डर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज फाइनली मेरा बेटा मेरे पास होगा। मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारा साया भी अपने बेटे पर पड़ने नहीं दूंगी। कृतिका की बात सुनकर तन्मय की नजर उन दोनों के चेहरे पर गई। तन्मय एक नजर पीयूष को देखा जो शैतान भरी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देखा था। उसे इग्नोर करके तन्मय कृतिका को देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही गलतफहमी बैठी हुई है। कोई बात नहीं, आज वह गलतफहमी भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। तन्मय की बात सुनकर कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुम्हारी बीवी नजर नहीं आ रही है, लगता है कोर्ट आने के डर से भाग गई। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी बीवी सही समय रहते कोर्ट नहीं आई तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? भगोरी माँ। क्योंकि वह अपने बेटे का कस्टडी लड़ने की बजाय डर से यहाँ पहुंची ही नहीं। सोचो, सब लोग उसे भगोड़ी ही कहेंगे। तुम बाउंड्री के बाहर देख रहे हो, वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए हैं। जब मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी तब यही मीडिया वाले तुम्हारे नाम का बदनाम कर देंगे। कृतिका की बात सुनकर तन्मय के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वह मुस्कुराकर एक नजर कृतिका को देखा, फिर कहा, वो तो वक्त बताएगा मेरा बेटा किसके पास जाएगा। रही बात मेरी बीवी की तो वह ही रही है, वो भगोरी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरी बीवी मेरे बेटे को तुमसे दूर लेकर जाएगी। मैं अपने बेटे को कभी भी तुम्हारे आसपास भी रहने नहीं दूंगा। तन्मय ने इतना ही कहा था तभी एक वकील जो तन्मय ने हायर किया था, वो वकील वहां पर आकर तन्मय और आर्यन को देखते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, जज आ चुके हैं और अब हियरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। आप सब से निवेदन है, कृपया करके सभी अंदर चले। ये कहकर वो वकील वहां से चला गया। वकील की बात सुनते ही कृतिका शैतान भरी नजरों से तन्मय को देखी, फिर पीयूष के साथ वहां से चली गई। आर्यन ने कृतिका को जाते हुए देखा। जब उसने देखा कृतिका वहां से चली गई तो गुस्से में मुट्ठी कसकर कहा, इस कृतिका के मन में बहुत ज्यादा ही घमंड है। उसका घमंड तोड़ना तो बनता है। इसे लगता है ये हमारे रेहान को लेकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम उसके प्लान को कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे इग्नोर किया, फिर चुपचाप कोर्ट के अंदर चले गया। अब उसके पास भी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब तक पूर्वी भी वहां नहीं आई हुई थी। कुछ समय बाद कोर्ट के अंदर आहूजा फैमिली एक साइड और अग्रवाल फैमिली एक साइड बैठी हुई थी। आहूजा फैमिली में तुलसी आहूजा, देव आहूजा, तन्मय और आर्यन आए हुए थे। वही अग्रवाल परिवार में से सिर्फ कृतिका और पीयूष आए हुए थे। जज जो मेन जगह पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक नज़र उन सभी को देखा, फिर स्टार्ट करने को कहा। जज की अनुमति मिलते ही कृतिका का वकील अपनी जगह से उठा, फिर अपने हाथों में रखे फाइल को लेकर जज को देते हुए कहा, माय लॉर्ड, एक बच्चे को उसकी मां से दूर रखा जा रहा है और उस बच्चे को ये तक नहीं पता है उसकी मां कौन है। अपने बच्चे को घर में छुपा कर रखते हैं।
हमारी क्लाइंट यानी कि कृतिका अग्रवाल अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। उनका कहना है उनके एक्स हस्बैंड ने उसके बच्चे को 5 साल तक अपने पास रखा है और एक बार भी मिलने तक नहीं दिया है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, आप कृतिका अग्रवाल के बेटे को यानी रेहान आहूजा की कस्टडी उन्हें दे दीजिए, क्योंकि एक बच्चे को अच्छे संस्कार एक माँ ही दे सकती। कृतिका का वकील इतना कहकर चुप हुआ, फिर एक नज़र जज को देखा। जज कृतिका के वकील की बातों को सुनकर पेन से पेपर पर लिखने लगे। जब उन्होंने उसके बातों को पेपर पर लिख लिए, तब उन्होंने तन्मय के वकील को देखा। तन्मय का वकील, जो अपने पास कुछ फाइल रखे हुए था, वह भी वहां आकर उस फाइल को जज के सामने रखते हुए कहा, माय लॉर्ड, जैसा कि अभी अभी इन्होंने कहा, कृतिका अग्रवाल अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहती है, उसी तरह तन्मय आहूजा भी अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहते हैं। ये बात सच है, एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, लेकिन अगर उस बच्चे के पास माँ ना हो तो एक बाप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकता है, और ऐसे ही है मिस्टर तन्मय आहूजा। सालों पहले कृतिका अग्रवाल खुद अपने बच्चे को मारना चाहती थी। जब उनके एक्स हस्बैंड यानी कि तन्मय आहूजा ने अपने बच्चे को जिंदा रखने की मांग की, तब उन्हें धमकी मिलने लगी, वह पेट में पल रहे बच्चे को मार देगी। लेकिन सही समय रहते मिस्टर आहूजा ने अपने बच्चे को बचाया, और जब कृतिका अग्रवाल बच्चे को पैदा कर दी, तब जाकर वह अपने बच्चे को लेने के लिए पीछे पड़ चुकी है। अब आप ही बताइए माय लॉर्ड, जो माँ पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है, वो मैं भला अब अपने बच्चे को लेकर अच्छे से कैसे रख सकती है? जिस औरत को बच्चा चाहिए ही नहीं था, अब वही औरत कैसे अपने बच्चे को वापस मांग सकती है? तन्मय के वकील की बात सुनकर जज ने उसकी बातों को भी नोट किया। जब तन्मय का वकील ये सब कह रहा था, तब कृतिका के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि तन्मय का वकील जो जो बात कहा, वो सारे के सारे बात सच है। सालों पहले उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था, जब उसे बच्चा हुआ तो वह बच्चे लेने के पीछे पड़ गई। कृतिका का वकील ने देखा किस तरह तन्मय का वकील बातों को संभाल रहा है, तो वह थोड़ा गुस्से में उसे देखा, फिर वापस से जज को देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये बात सच है, लेकिन उस समय कृतिका अग्रवाल की कंडीशन ठीक नहीं थी। उस समय डॉक्टर ने कृतिका अग्रवाल को कहा था अगर वह बच्चे को कंसीव की तो उनकी जान जा सकती है, और इसी वजह से कृतिका अग्रवाल ने बच्चे को पेट में ही मारने की कोशिश की। यह रहा उस दिन का हॉस्पिटल का रिपोर्ट। ये कहकर उस वकील ने उस रिपोर्ट को जज को दे दिया। जब आर्यन ने वकील की बातों को सुना तो हैरान हो गया। जहां तक वह जानता था, कृतिका की कंडीशन उस समय बहुत अच्छी थी, वह बच्चे को बहुत अच्छे से कंसीव कर सकती थी। फिर उस वकील ने ऐसा क्यों कहा? ये सोचकर उसने तन्मय को देखते हुए कहा, कृतिका झूठ क्यों कह रही है? ये बात सभी को पता है। जिस समय कृतिका प्रेग्नेंट थी, उस समय उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, फिर उसके रिपोर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन की बात सुनकर तन्मय एक नज़र उसे देखा, फिर थोड़ा गुस्से में कहा, आजकल पैसे फेंकने पर क्या क्या नहीं हो सकता है। लेकिन शायद ये कृतिका बहुत बड़ी बेवकूफ है। तन्मय की बात सुन के आर्यन कंफ्यूज रह गया, उसे समझ नहीं आया आखिर तन्मय कहना क्या चाहता है। इससे पहले कि वह कुछ कहता, तभी तन्मय का वकील मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा, फिर एक फाइल को लेकर जज के सामने रखते हुए कहा, माय लॉर्ड, कृतिका अग्रवाल ने जो आपको फाइल दी है वो जरा सा नकली है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे दिए हुए फाइल को चेक कीजिए, इस पर सही तारीख, सही जगह और सही सही डिटेल लिखे हुए हैं। अगर आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है, तब आप इस दोनों रिपोर्ट को चेक करवा लीजिए। इस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है, कृतिका अग्रवाल जिस समय प्रेग्नेंट थी, उस समय उनके कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। उनके पेट में 2 बच्चे थे और वह दोनों बच्चे को बहुत अच्छे से कंसीव कर सकती थी। लेकिन एक बच्चे की कंडीशन पेट में ही सही नहीं थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। और डॉक्टर ने ये भी कहा,
जब कृतिका अग्रवाल खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उसी वजह से उनके पेट में पल रहा एक बच्चा पर असर करने लगा। कृतिका अग्रवाल जानबूझकर गलत दवाएं खाना शुरू कर दी, जिस वजह से वह दवाई का असर उनके पेट में पल रहे बच्चों पर हुआ और एक बच्चा का मौत उसी समय हो गया। जो माँ अपने बच्चे को मारने के लिए इतना कुछ कर सकती है, वह माँ भला अब कैसे अपने बच्चे को पालेगी, वह भी 5 साल का बच्चा जो उनको देखकर ही नफरत करता। माय लॉर्ड, ये बात सब जानते हैं। मिस्टर आहूजा का बेटा यानी कि रेहान आहूजा अपनी सगी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हाँ, ये सच है, वह अपनी मां को पहचानता नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी मां यानी कि पूर्वी आहूजा, जिनकी शादी तन्मय आहूजा से कुछ महीने पहले ही हुई, उनसे उनके बेटे का बहुत लगाव है। फिलहाल के लिए पूर्वी आहूजा यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वह अब तक यहाँ पर पहुँच नहीं पाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है पूर्वी आहूजा अपने बेटे से प्यार नहीं करती है। मैंने कुछ दिन देखा उन माँ बेटे का प्यार। उन दोनों के प्यार को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है वो रेहान की सौतेली माँ होने के बावजूद भी उनके अंदर रेहान के लिए बहुत ममता है। जज तन्मय की वकील की बातों को सुने, फिर उन्होंने उन सारी बात को नोट किया। ये देखकर कृतिका गुस्से में उस वकील को देखने लगी, क्योंकि वो वकील पूरा का पूरा सही का सही बोले जा रहा था। अब तो उसका रिपोर्ट भी गलत ठहराया जा रहा हूँ। ये बात सच है, उसने जो रिपोर्ट दी है वह जरा सा नकली है। ऑडियो बाय साकिल JX07। जज ने उन दोनों की बातों को अपने नोट में नोट कर लिया। जब उन्होंने देखा दोनों वकील अब चुप हो गए हैं, तो वह कृतिका को देखते हुए कहने लगे, मिसेज अग्रवाल, क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था जो रिपोर्ट आप हमें दिखा रही हैं वह नकली है? आपको अंदाजा है इस हरकत पर मैं आप पर मुकदमा जारी करवा सकता हूं। आप एक फर्जी रिपोर्ट बनवा कर कोर्ट में पेश करके अपने सबूत को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी बातें आपकी तरफ नेगेटिव जा रही हैं। अब आप क्या कहना चाहती हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर अपने बेगुनाह को साबित कीजिए। जज की बात सुनकर कृतिका का वकील, जो कृतिका को ही देख रहा था, वह उसे कटघरे में आने का इशारा किया। उस वकील के इशारे को देखकर कृतिका कटघरे में आई। कृतिका की आंखों में आंसू थे, वह रोते हुए हैं जज को देखकर कहती, माय लॉर्ड, ये सच है, मैं पहले अपने बच्चे को मारना चाहती थी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे को कंसीव करने में। लेकिन माय लॉर्ड, जब मैं अपने बच्चे को जन्म दी तब मुझे एहसास हुआ मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन माय लॉर्ड, मेरे बेटे के पास जो औरत रह रही हैं वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा एक्स हस्बैंड उस लड़की की बहुत तरफदारी करता है, मुझे उससे भी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बेटा उस घर में रहे जिस घर में सारे के सारे लोग शैतान हो। ये बात आप भी है अच्छे से जानते हैं आहूजा फैमिली क्या चीज है। और ऊपर से तन्मय आहूजा की दूसरी पत्नी पूर्वी आहूजा शादी के बाद भी दूसरे मर्दों से जाकर मिलती है। अब आप ही बताइए, ये जानने के बाद मैं भला अपने बेटे को लेने की कोशिश क्यों ना करूं आगे चलकर? पूर्वी अगर मेरे बेटे को लेकर भाग गई तब मैं क्या करूंगी? मेरे बेटे पर सबसे ज्यादा मेरा हक है, ये बात आप भी जानते हैं। बच्चे पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ उसकी माँ का होता है, तो मैं अपने बच्चे को लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा अपने बाप के पास रहे और उस सौतेली माँ के पास रहे जो ऑलरेडी किसी और के चक्कर में फंसी हुई। माय लॉर्ड, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, वह देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। तन्मय की दूसरी पत्नी मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह बस ऊपर से दिखावा करती है अच्छे बनने का, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कहकर कृतिका अपने फोन को वकील के हाथ में दी। वकील ने कृतिका के फोन को लिया, फिर जज के सामने रख दिया।
जज की नज़र इस समय कृतिका के चेहरे पर थी। जब उनकी नज़र फोन के स्क्रीन पर गया तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस फोटो में रेहान जमीन पर गिरा हुआ था, वहीं पूर्वी मुस्कुराते हुए फोन चला रही थी। तस्वीर को देखकर था पता चला था बेटे तकलीफ में है, लेकिन मां को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उस तस्वीर को देखकर जज की नज़र तन्मय के चेहरे पर चली गई। जज तन्मय को देखते हुए कहते, मिस्टर आहूजा, थोड़ी देर पहले हुई बात को लेकर मुझे लगा था शायद ये कस्टडी मुझे आपके हाथों ही सौंप देनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद मुझे लग रहा है बच्चे को उसकी मां के पास ही रहना सही रहेगा। इसलिए मैं रेहाना आहूजा की कस्टडी कृतिका अग्रवाल को देता हूँ। जज की बात सुन के कृतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं तन्मय और आर्यन हैरान भरी नजरों से जज को ही देखे जा रहा था। उन दोनों को ही समझ नहीं आया आखिर कृतिका ने ऐसा कौन सा तस्वीर जज को दिखाई जिसे देखने के बाद जज ने तुरंत ही अपने बातों को पलट दिए। जज पहले कृतिका को देखे, फिर कस्टडी पेपर पर मुहर लगाने के लिए पेन को निकाले, इससे पहले कि वह पेन से कस्टडी पेपर पर साइन करते हैं। तभी में गेट से अंदर आती हुई पूर्वी जल्दी से जज के सामने आकर खड़ी हो गई। पूर्वी की हालत इस समय बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही थी। उसके पूरे कपड़ों पर मिट्टी के दाग लगे हुए थे, उसके चेहरे पर भी कुछ मिट्टी के निशाने थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर लेटकर आ रही हो। पूर्वी की ऐसी हालत देखकर आर्यन तन्मय की आंखें फटी की फटी रह गई। तन्मय को लगा था पूर्वी जानबूझकर कोर्ट नहीं आ रही है, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर उसे यकीन हो गया पूर्वी के साथ रास्ते में जरूर कुछ हुआ है जिस वजह से उसे यहाँ आने में देरी हुई। पूर्वी एक नज़र कृतिका को देखी। कृतिका के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। जो कृतिका जज की बातों को सुनने पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, वही कृतिका पूर्वी को अपने सामने खड़े देखकर हैरान थी। कृतिका का पति पीयूष अग्रवाल जो बेंच पर बैठा हुआ था, जब उसने पूर्वी को कोर्ट के अंदर आते हुए देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ पूर्वी कोर्ट आ गई है, क्योंकि उसने ही अपने बॉडीगार्ड से कहकर पूर्वी का रास्ता रोकने को कहा था ताकि पूर्वी सही समय रहते कोर्ट ना पहुंच पाए। पूर्वी अभी भी वहां आकर चुपचाप खड़ी होकर सभी को देख रही थी। जज जो कि पेपर पर साइन करने वाले थे, जब उन्होंने किसी अनजान लड़की को अचानक से आते हुए देखे तो उनकी आंखें छोटी हो गई। वह थोड़ा गुस्से में पूर्वी को देखकर कहते, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं और आप बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? क्या आपको पता नहीं है इस समय केस चल रही है? जज की बात सुनकर पूर्वी की नज़र उनके चेहरे पर गई। वो एक नज़र जज को देखी, फिर कटघरे में आकर खड़ी हो गई। कटघरे में आते ही पूर्वी तन्मय के वकील के हाथों में अपने फोन को देते हुए कहती, इस फोन में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर शायद यहाँ पर किसी को यकीन नहीं होगा। मैं चाहती हूँ आप इस फोन में रखे हुए सबूत को दिखाएं। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय का वकील जल्दी से उसके हाथों से फोन को लिया, फिर जज के सामने रख दिया। जज पूर्वी को देखकर समझ चुके थे ये लड़की कोई और नहीं तन्मय आहूजा की दूसरी पत्नी है। वह एक नज़र पूर्वी को देखें, फिर फोन स्क्रीन को देखने लगे। फोन के स्क्रीन के ऊपर ही रिकॉर्डिंग दिख रही थी। रिकॉर्डिंग को देखकर जज ने उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप किए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही कृतिका की आवाज आई, कृतिका, तुम्हें क्या लगता है पूर्वी इतनी आसानी से मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास जाने दूंगी? कभी नहीं। मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में पाकर रहूंगी, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हें जान से क्यों ना मारना पड़े। मैं जानती हूँ अब मुझे रेहान की कस्टडी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उस बीच में तुम आ चुकी हो। अगर तुम नहीं आई होती तो शायद मैं अपने बेटे की कस्टडी बड़े आराम से ले लेती, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से इसमें भी रुकावट आ गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कोर्ट में जब हियरिंग होगी ना, उस दिन तुम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाओगी। तुम्हें क्या लगता है तन्मय में अकेले रहकर ये केस जीत लेगा? कभी नहीं। उसकी नज़र में तुम पहले ही गिरी हुई लड़की हो। सोचो, जब तुम कोर्ट ही नहीं पहुंचोगी तो फिर अपने बेटे को कैसे पाओगी?
मैं अपने बेटे को पाने के लिए किसी की भी जान ले सकती, चाहे वह तुम हो या फिर आहूजा परिवार, भले ही मैं अपने बेटे की कस्टडी लेने के बाद उसे मार ही क्यों ना दूं, लेकिन मैं तन्मय आहूजा को खुश कभी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ उसकी खुशी रेहान में बसती है। जब उसका बेटा ही उसके पास नहीं रहेगा तो फिर उसे किस बात की खुशी होगी, इसलिए मैं बस अपने बेटे को उस तन्मय से दूर करना चाहती हूँ। भले ही मैं अपने बेटे को लेने के बाद उसे कहीं पर भी अकेले छोड़ दूँ या फिर उसे अपने रास्ते से हटा दूँ, बस मुझे तन्मय का वो चेहरा देखना है जिसमें वह बेबस दिख रहा है। और वो दिन भी बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तुम तन्मय के जिंदगी में आई हुई नई लड़की हो, यानी कि मेरी नज़र में कच्ची खिला हो, तो मेरे सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कृतिका अग्रवाल जो कहती है वो करके रहती है। इतना कहकर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। वहां मौजूद सभी लोग कृतिका की बातों को पूरी तरह से सुन चुके थे। कृतिका और पीयूष की नजरें एक दूसरे पर थी, उन दोनों को समझ नहीं आया। आप है पूर्वी के पास ये सबूत है भी तो उसे याद कैसे हैं। वही तन्मय और आर्यन ये देखकर हैरान था, पूर्वी के पास कृतिका की बात कब हुई, रिकॉर्डिंग कैसे आए और यह रिकॉर्डिंग कब की है जो पूर्वी आज कोर्ट में लेकर आ गई। आर्यन हैरान होकर तन्मय को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? पूर्वी भाभी के पास कृतिका के खिलाफ इस तरह के सबूत होंगे। आर्यन की बात सुनकर तन्मय हैरान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, यानी कि तुम्हें भी इस बारे में नहीं पता था? मेरी पूर्वी से इस बारे में कभी बात नहीं हुई है। मैंने तो उसे यही कहा था सही समय रहते कोर्ट पहुंच जाना, और वैसे भी जहां तक हम दोनों को याद है पूर्वी की यादाश्त जा चुकी हैं, तो फिर वो ये रिकॉर्डिंग कैसे लेकर आ गई? क्या वह लड़की यादाश्त जाने का नाटक कर रही है? ये कहकर वो गुस्से भरी नजरों से पूर्वी को देखने लगा। तन्मय की बात सुनकर आर्यन उसे घूरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है पूर्वी भाभी यादाश्त जाने का नाटक कर सकती है। हो सकता है ये रिकॉर्डिंग उनके एक्सीडेंट होने से पहले की हो। अब हम वेट कर सकते हैं, जब ये केस खत्म हो जाएगा तब खुद पूर्वी भाभी से हम पूछ लेंगे आखिर उनके पास ये सबूत कैसे आए। फिलहाल के लिए हम जज की बातों पर ध्यान देते हैं, अब ये देखना है जज क्या ऑर्डर देते। आर्यन की बात सुनकर तन्मय की नजर जज के चेहरे पर चली गई। जज रिकॉर्डिंग पूरी तरह से सुन चुके थे, उनकी नजर पूर्वी के साथ साथ कृतिका के चेहरे पर भी थी। उनको यकीन नहीं हुआ जो लड़की यहाँ पर इतने अच्छे बनने का नाटक कर रही है, वो लड़की पीठ पीछे इतना बड़ा चाल चल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनके हाथों से एक गलत पेपर पर साइन होने जा रहा। कृतिका अभी भी हैरान परेशान होकर पीयूष को ही देख रही थी। कृतिका को देखकर पीयूष पलकें झपकाया, जिसे देखकर कृतिका गुस्से में पूर्वी को देखकर कहती, यह सब झूठ है। इस लड़की ने किसी और से मेरी आवाज बनवाकर रिकॉर्डिंग करवाई है। यह मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बातों का यकीन कीजिए। ये लड़की जानबूझकर यह सब एडिट करवा कर लेकर आई है ताकि मेरे बेटे की कस्टडी ले सके। मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बेटे की कस्टडी लेने के लिए इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकती हूँ। ये पूर्वी जरा सा झूठ कह रही है, मेरी बातों का यकीन कीजिए। माय लॉर्ड। कृतिका की बात सुनकर पूर्वी भी गुस्से में से देखकर कहती, कृतिका मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जो इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचूंगी। मैं जो सबूत जज के सामने रखी हूँ वह पूरे के पूरे असली हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें यही लग रहा है ये सब बस एक नाटक है, तो तुम चेक करवा सकती हो ये रिकॉर्डिंग कब की बनी है और कैसे बनी। ये कहकर पूर्वी जज को देखिए, फिर उन्हें देखकर कहने लगी, माय लॉर्ड मैं चाहती हूँ आप एक बार इस रिकॉर्ड को चेक करवा ले। मुझे पता है इस रिकॉर्ड को यहाँ पर मौजूद लोग नकली ही समझेंगे। मैं चाहती हूँ एक बार इसे चेक करवा कर सबको बता दिया जाए मैं जो सबूत लेकर आई हूँ वह पूरे के पूरे सही हैं।